और जिस मजबूती के साथ ईरान युद्ध में टिका हुआ है और अभी भी अमेरिका ताबड़तोड़ हमलों से उसे झुकाना चाहता है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या महज सैन्य ताकत से एक वैचारिक व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता है। जो ट्रंप ईरान के सर्वनाश का मंसूबा पाले हुए थे, वो अभी भी ईरान के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर समझ नहीं पाए। ईरान ने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जो बारूद से भी नहीं ध्वस्त हुआ। अब अमेरिका उसी सिस्टम को तबाह कर देना चाहता है। इस स्पेशल रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा आखिर क्या है ईरान की खुफिया व्यवस्था और क्या अमेरिका का उसे तोड़ने का प्लान, जिससे युद्ध की ज्वाला पूरे अरब में भड़क सकती है। बेहतर व्यवहार करें वरना हम उन्हें खत्म कर देंगे। ये केवल एक सैन्य हमला नहीं है, ये एक व्यवस्था के सफाई की शुरुआत है। IRGC का वही हाल होगा जो ISIS का हुआ था और ये संभव है। यानी अब कूटनीति नहीं बल्कि ईरान के कट्टरपंथियों के संहार का इरादा कर चुके हैं, जिससे ईरान को बैथ सिस्टम से आजाद कराया जा सके और ईरान में नए शासन की नींव रखी जा सके। और ईरान का बैत रहरी सिस्टम कैसा है, इसे आइसबर्ग मॉडल से समझिए। यानी ऐसा सिस्टम जो दिखता है असल में वो होता ही नहीं, असल शक्तियां कुछ और होती हैं। इस सिस्टम में सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई शीर्ष पर है। आइसबर्ग पर मॉडल में सतह के ऊपर जो दिखता है वो समझिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, संसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वित्त मंत्री अब्बास अरागची, ये और दूसरे सदस्य लगातार अमेरिका के संपर्क में रहे, वार्ता करते रहे। लेकिन आखिरकार वार्ता टूट गई क्योंकि इनके पास सीमित अधिकार थे। असली फैसले कहीं और से लिए जा रहे थे। इस आइसबर्ग मॉडल में समझिए सतह के नीचे दिखने वाले बैथ सिस्टम ही ईरान की असली शक्ति है जो पूरे ईरान को चला रहे। आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद भी ईरान युद्ध में बना हुआ है। बैथ सिस्टम के प्रमुख चेहरे हैं मोहम्मदी गोलपायगानी, जो सुप्रीम लीडर के दफ्तर में चीफ ऑफ स्टाफ है, अली असगर हिजाजी, जो बैथ सुरक्षा और खुफिया विंग के प्रमुख हैं, वाहिद हगानियन, जो सुप्रीम लीडर के चीफ पर्सनल सेक्रेटरी हैं, अली अकबर विलायती, जो बैथ के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मुख्य सलाहकार हैं, सईद जलीली, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं, अली रजा अराफी, जो गार्डियन काउंसिल के सदस्य हैं। इसके अलावा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सभी सदस्य जिन्हें सुप्रीम लीडर को चुनने और हटाने का अधिकार है, ये सभी सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। ये ईरान का सबसे प्रभावशाली तंत्र है। राजनीतिक तंत्र, सैन्य तंत्र, न्यायिक तंत्र, अर्थतंत्र पर एकाधिकार है, जिससे बैथ से जुड़ी शीर्ष कट्टरपंथी जमात चलाती है और सुप्रीम लीडर उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है। उसके पास पूरे ईरान को चलाने का अधिकार होता है। केश्म द्वीप, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, खर्ग द्वीप, ऑयल सप्लाई टर्मिनल, अबू मूसा एडवांस सर्विलांस पॉइंट, बड़ा तुम द्वीप, सैन्य चौकियां और रडार स्टेशन, छोटा तुम द्वीप, डिफेंस बैरियर, इन पर सबसे ज्यादा हमले किए। और IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को समझिए। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई इसके सर्वोच्च कमांडर है। इसके बाद आते हैं कमांडर इन चीफ, फिर डेप्यूटी कमांडर, उसके बाद ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, जिन्हें कभी विंग रिपोर्ट करती है। पहली विंग है, सारी विंगें रिपोर्ट करती हैं। पहली विंग है ग्राउंड फोर्सेस, जो जमीनी ऑपरेशंस के लिए हैं। इसके बाद एरोस्पेस फोर्स है, जो मिसाइल और हवाई हमले करती है। फिर सबमरीन और समुद्री ऑपरेशन के लिए IRGC नेवी होती है। इसके बाद विशेष अभियान के लिए कुद्स फोर्स। बासिस फोर्स के पास आंतरिक सुरक्षा, मिलिशिया गुट का जिम्मा होता है। IRGC इंटेलिजेंस, जो काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में काम आती है। तो ईरान के पास भले ही घातक हथियार है, लेकिन वो अमेरिका के साथ बहुत लंबे युद्ध में नहीं टिक सकता। और यही वजह है कि ईरान अरब के हर देश में हमला करके अमेरिकी ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश में। ईरान जानता है कि अगर सभी अमेरिकी ठिकाने नष्ट हो गए तो अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना आसान नहीं होगा। ईरान ने बुधवार रात के बाद से 5 देशों में हमला किया है। कतर पर भी हमलों की शुरुआत हो चुकी है। ईरान यहां अमेरिकी सेना के हथियारों को नष्ट कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो रहे हैं। ईरान हमलों से यह संदेश दे रहा है कि अरब देशों को अमेरिका से दूरी बनानी होगी, तभी हमलों से बचा जा सकता है। वजह है कि ईरान के करीब मौजूद अमेरिका के हर मददगार पर मिसाइल और ड्रोन से प्रहार हो रहा है। IRGC के प्रवक्ता जनरल हुसैन मोहेबी के मुताबिक ईरान का ऑपरेशन अभी पूरे इलाके में अमेरिका के हमला करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने पर केंद्रित है। मोहम्मदी ने चेतावनी दी कि अमेरिका को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो लड़ाई के मौजूदा तरीके को बनाए रख सकता है। कुवैत के अली अल सलेम बेस पर करीब 5 धमाके हुए। सी-रैम एयर डिफेंस का रडार ड्रोन से नष्ट हो गया। अमेरिकी सेना के बैरकों पर भी ड्रोन से हमला किया गया। ईरान अमेरिका के सभी बेस को खाली कराना चाहता है। हमलों के बाद अमेरिका अपने विमानों को बेस से हटाने में भी लगा है।
ईरान तेज रफ्तार से सभी बेस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मिसाइल हमला किया गया। हमले में एयरबेस के मेंटेनेंस सेंटर पर भारी तबाही हुई है। IRGC ने अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी नष्ट कर दिया। ईरान के पास कई घातक मिसाइलें हैं जिससे ईरान अमेरिकी बेस पर भारी तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के करीब इराक में अमेरिका का अल असद एयरबेस है। इसके अलावा सीरिया में अल तन्फ गैरिसन एयरबेस है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस भी ईरान का मुख्य टारगेट बन चुका है। यही यूएस नेवी फ्लीट भी तैनात है। कतर में पिछली बार अल उदैद एयरबेस को ईरान ने निशाना बनाया था। यूएई का अल दफरा एयरबेस भी ईरान के टारगेट पर है। इस पूरे इलाके में अमेरिका की सेना, वायुसेना और नेवी की तैनाती है। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए इसी इलाके में बड़ी तैयारी की है, लेकिन सबसे अहम है समंदर के रास्ते होने वाला हमला। कुवैत में अमेरिकी नेवी हर वक्त मौजूद रहती है। यहाँ अमेरिका का कैंप पेट्रियट नेवल बेस है। यहाँ से ईरान पर हमले की तैयारी है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट कमांड की तैनाती है। यहाँ भी अमेरिका की नौसेना का बड़ा जमावड़ा है और समंदर के रास्ते ईरान पर हमले हो रहे हैं। कतर में अल उदैद बेस पर हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों से रडार को निशाना बनाया गया। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी सेना और हथियार थे। ईरान ने एरबिल को टारगेट करके हमला किया। एरबिल में एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई ड्रोन हमले हुए। अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास को टारगेट किया गया।